अगर ऐसा ही रहा तो 20 साल में मैं पाकिस्तान को वर्ल्ड मैप पे नहीं देखता। चाहे फ़ौजी हो या सिविलियन हो, ये नाअहल है हुकूमत चलाने के लिए। PTCL बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट है, वो हमने गैर मुल्कियों को दे दिया। क्या पता वो कंपनी जो है कल इंडिया ना खरीद ले, इजराइल खरीद ले। हमारी टेलीफोन कंपनी पे कंट्रोल इंडिया या इजराइल का हो जाएगा। डॉलर चाहिए तो बेच दिया। अब ग्वादर पोर्ट है, उसका रेवेन्यू में हमारा हिस्सा 9% है। नहीं तो बाकी किसका है? चाइना का है। हम कहते हैं गवादर हमारी तकदीर बदल देगा, तो कैसे बदल देगा? वो तो चाइना की बदलेगा। चाइना से, सऊदी अरब से, दुबई से भीख मांग के डॉलर लाते हैं और फिर ये इंपोर्ट करते हैं चीज़ें स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। IMF कह रही है कि पहले दोस्त मुमालिक से पैसे लाएं फिर हम देंगे आपको। जो डिफ़ॉल्ट से बचाता है उसको भी अब खतरा है कि हम डिफ़ॉल्ट, उनको भी खतरा है कि हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। दुनिया में हम जैसी कौम कोई नहीं हो सकती है। हमारी मईशत कई दहाइयों से मुश्किल वक्त से गुजर रही है। आखिर हमारी मईशत के साथ मसाइल हैं क्या? कैसर बंगाली साहब से कोई अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो आज हमने उनको जहमत दी, अपने स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा सर, ये बताइए कि हुकूमत ने कफ़ायत शुआरी कमेटी एक बनाई थी, एक अच्छा इक़दाम लगता है बज़ाहिर के, मतलब अपनी कॉस्ट कम करने के लिए, अखराजात कम करने के लिए। तो ज़रा पहले ये बता दें कि ये कमेटी क्या थी। आपको भी उसमें जो है वो एक मेंबर बनाया गया, तो फिर आपने इस्तीफ़ा भी दे दिया। ज़रा इसका स्ट्रक्चर समझा देंगे कि क्यों बनी थी? ये मैं बताता चलूँ कि जो हमारा खसारा है बजट का, वो इतना ख़तरनाक हो गया है कि मुल्क चल नहीं सकता। हर 100 रुपये के रेवेन्यू पे अगर आप 225 रुपये ख़र्च करेंगे और 25-30 साल तक करते रहेंगे और ये खसारा कर्ज़ा लेके पूरा करेंगे, तो अब कर्ज़ों का बोझ इतना हो गया है कि अब हम कर्ज़ा ले रहे हैं कर्ज़ा वापस करने के लिए। 2 तरीके हैं खसारा कम करने के, या तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ाएं, आमदनी बढ़ाएं, या अखराजात कम करें। आमदनी बढ़ाने की ये कोशिश कर रहे हैं, हर तरीके इख्तियार कर रहे हैं टैक्स बढ़ाने का, और ये कर नहीं पा रहे हैं और कर नहीं पाएंगे, इसलिए कि मईशत इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि गुंजाइश नहीं है मज़ीद टैक्स जनरेट करने की। जहाँ ये टैक्स बढ़ाते हैं कारोबार बंद हो जाते हैं, जो थोड़ा बहुत टैक्स देते थे वो अब 0 पे आ जाते हैं। तो ये टैक्स मज़ीद लगाना और मज़ीद बोझ डालना मईशत पे ये मुमकिन नहीं है। बचा फिर अखराजात कम करने की बात। तो ये जब कमेटी बनाई, पहली कमेटी नेशनल ऑस्टेरिटी कमेटी के नाम से, उसमें मुझे भी शामिल किया और मैं फ़ौरन एक्सेप्ट कर लिया मैंने, इसलिए कि ये बात तो मैं 10 साल से कर रहा हूँ कि अखराजात कम करें। अगर ये मौका मुझे दिया जा रहा है तो करना चाहिए। और कुछ इनकरेजिंग बात ये थी कि जब ये पहली कमेटी ने प्रिलिमिनरी इनिशियल रिपोर्ट सबमिट की प्राइम मिनिस्टर को, तो वो रिवायती चीज़ें थी कि जी लग्जरी गाड़ी नहीं ख़रीदेंगे, 5 स्टार होटल में नहीं ठहरेंगे, वगैरह वगैरह। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इससे काम नहीं चलेगा, कोई ठोस चीज़ ले आओ, इदारे बंद करने पड़ेंगे। तो वो मुझे ज़्यादा इनकरेजमेंट था कि प्राइम मिनिस्टर कम से कम सही ट्रैक पे है। वो कमेटी सबस्यूम हो गई, दूसरी कमेटी बनी, कमेटी फॉर रिडक्शन ऑफ फेडरल एक्सपेंडिचर्स। अच्छा, ये दोनों टेक्निकल कमेटी थी। इसमें 4-5 सेक्रेटरीज़ थे, सीनियर सेक्रेटरीज़, कैबिनेट सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के, तो ये, और 3 इकोनॉमिस्ट थे जिसमें मैं भी एक था। फिर ये कमेटी सबस्यूम हो गई और एक तीसरी कमेटी बनी, कमेटी फॉर राइट साइजिंग। उसमें ये तमाम हम लोग थे और 7 पॉलिटिकल एलिमेंट्स भी थे, 2 या 3 मिनिस्टर्स थे, 2-3 MNAs थे, ये भी आ गए। बातचीत चली, ज़्यादा डिस्कशन थी। जब सियासतदान बैठे होते तो तकरीरें भी होती है, जो पहले नहीं होती थी। पहले बड़ी पर्पसफुल डिस्कशन होती थी, काम की बात होती थी, फैसले होते थे। तो बहुत सारे 5 डिविजन्स को डिस्कस किया गया और हर डिवीज़न के साथ अटैच डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो 70 ऐसे डिपार्टमेंट्स को डिस्कस किया गया। 70 में 17 वो थे जो स्टेट एंटरप्राइजेज़ हैं, कमर्शियल है, उनका वैसे ही फ़ैसला हो चुका है प्राइवेटाइज़ करने का, तो वो हम डिस्कस नहीं किया। बचे 53। इसमें मुख्तलिफ़
वक्त पे डिस्कशन हुई, मेरा भी उसमें व्यू पॉइंट होता था, तो वो कहा जाता था कि आपका पॉइंट नोट कर दिया गया है। लेकिन जब सिफारिशात पेश की गई प्राइम मिनिस्टर को, तो 53 में से पता चला कि 52 को वो रिटेन करना चाहते, एक बंद करना चाहते हैं। अच्छा, पूरी कमेटी? जी, फैसला कमेटी का था। तो मेरा ये था कि एक तो जो हमने बात की थी वो कहीं नज़र नहीं आती है। दूसरा ये कि अगर 53 में को डिस्कस करना है, 5-6 हफ्ते आप डिस्कस करेंगे और एट द एंड ऑफ द डे एक इदारा बंद करेंगे, तो आपकी कहाँ बचत हुई, क्या हुआ, ये सारी एक्सरसाइज बेमायने लगी मुझे। तो इसलिए फिर था कि इसको अब यहाँ बैठ के सिर्फ मेरी बातें सुनना तो कोई मकसद नहीं है, मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। सर, आपने इस्तीफ़ा दिया। पाकिस्तान में वैसे इस्तीफ़ों की ही कमी है, जो कि आपने दिया, अच्छी बात है। सर, मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि देखें, वज़ीर आज़म ने अगर ये बनाने का कहा और कहा कि इसके ऊपर वर्कआउट करें, इट्स मीन कि उनकी नीयत भी ठीक थी। उसके बाद जब ये मामला ये आया तो वो फिर बंद नहीं कर पा रहे, हम सिर्फ एक बंद कर रहे हैं। तो इसके पीछे आपको रीज़न क्या लगता है? कहाँ अगर मामला मतलब वो हुआ? मेरा ख्याल है फ़र्द पे उंगली नहीं उठानी चाहिए, सिस्टम काम करता है। ओके। सिस्टम शायद नहीं चाहता कि ये इदारे बंद हो, और सिस्टम में सब शामिल होते हैं। अच्छा सर, अब ओवरऑल इकॉनमी की बात कर लेते हैं। सर, अभी अगर देखा जाए तो हमारे स्टेट बैंक के रिज़र्व्स एक वक्त आया था कि बहुत कम हो गए थे, $3 अरब के आसपास रह गए थे, अब गालिबा 9 के आसपास हैं। तो हमारे रिज़र्व बेहतर हो रहे हैं, मगर इसके बावजूद मैंने आपका एक स्टेटमेंट देखा कि हम डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं। तो सर अब आपको डिफ़ॉल्ट क्यों लग रहा है? भाई, ये रिज़र्व तो कर्ज़ा लेके किया है ना। ठीक है। कर्ज़ा लेके, मैं आपसे कर्ज़ा लेके अपने बैंक में रख दूं और कहूं देखो जी मेरे पास कितने पैसे हैं, ये तो मेरे पैसे तो नहीं है। ठीक है। तो कर्ज़े से जो आपने रिज़र्व्स क्रिएट किया है वो हमारे रिज़र्व्स तो नहीं है। क्या एक्सपोर्ट रिसीट से रिज़र्व जमा हुए हैं, रेमिटेंस से एक्सपोर्ट ये रिज़र्व जमा हुए हैं, या बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है उससे जमा हुए हैं? ये तो कर्ज़ा लेके जमा किया है। जिस दिन कर्ज़ा बंद हो जाएगा हमें ऐलान करना पड़ेगा डिफ़ॉल्ट। अब तक हम डिफ़ॉल्ट ऐलान इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें थोड़ा बहुत कर्ज़ा मिलता रहता है, और जब नहीं मिलता है तो हम प्राइवेट बैंक से बहुत महंगा कर्ज़ा लेते रहते हैं। आजकल तो इसी पे गुजारा हो रहा है ना। तो सर, आपके ख्याल में $9 अरब में से हमारा कुछ भी नहीं है क्या? नहीं। अच्छा। चूँकि ट्रेड तो डेफिसिट में है, एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है, तो हमारे पैसे कहाँ से हुए? सही है। तो हम क्या समझें कि हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, या डिफ़ॉल्ट के करीब हैं, या डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या कहना सही हो? डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन है, क्योंकि हम कर्ज़ा लेते हैं कर्ज़ा वापस करने के लिए। जिस दिन हमें बंद हो जाएगा कर्ज़ा मिलना तो हम तो डिफ़ॉल्ट ही हो जाएंगे। तो सर, आप कह रहे हैं कि हम करीब ही हैं, मगर पिछले 2 साल पहले तक जब ये सिचुएशन थी तो एक बड़ी आवाज़ आती थी कि डिफ़ॉल्ट ये सुनने को मिलता था। अब तो सर ये सुनने को भी नहीं मिलता, अब तो सब ऐसा शो किया जाता है कि सब नॉर्मल चल रहा है सब। जी, हमारे यहाँ जो भी पार्टी ऑपोजिशन में होती है वो फिर डिफ़ॉल्ट का नारा लगाती है। डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन से बहुत दफ़ा हम गुज़र चुके हैं। देखें ना, 24वां IMF का प्रोग्राम है। कोई मुल्क दुनिया में इतना IMF के पास नहीं गया है। तो हम तो जब IMF के पास जाते हैं डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन होती है। अगर IMF हमें पैसे ना दे तो हम शायद 23 दफ़ा डिफ़ॉल्ट कर चुके होते। तो ये एक इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना इकोनॉमिक मैनेजमेंट है। हमारी दुनिया में हम जैसी कौम कोई नहीं हो सकती है। जिस तरह हम मईशत चलाते हैं, एक IMF से एग्रीमेंट होता है, IMF से पहला इंस्टॉलमेंट मिल जाता है, इंस्टॉलमेंट को ट्रांच कहते हैं। जब पहला ट्रांच मिल जाता है ना, तो हमारी हुक्मरान, जो भी हुक्मरान हो, चाहे फ़ौजी हो, सिविलियन हो, इस पार्टी की हो, उस पार्टी की हो, सब एक जैसे हैं। वो कहते जी पैसे आ गए, ऐश करो। इसीलिए हम 23, ये 24वां चल रहा है ना, 23 में से सिर्फ एक प्रोग्राम हम कंप्लीट कर पाए हैं, बाकी 22 प्रोग्राम हाफ वे कैंसिल हो गया। IMF ने कहा कि आइंदा इस प्रोग्राम के तहत आइंदा इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगा, आप दोबारा निगोशिएट करें। यानी हमें इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना तरीके से
मईशत को चला रहे और आज भी वैसे ही चला रहे। ये पूरी जो हमारी हुकूमती टीम है, चाहे फ़ौजी हो या सिविलियन हो, ये नाअहल है हुकूमत चलाने के लिए, मईशत चलाने के लिए। सर वैसे आईएमएफ जो प्रोग्राम देता है तो जाहिर सी बात है कि वो उसकी अपनी कुछ शराइत भी होती हैं। आपने कहा कि हमने ज़्यादातर प्रोग्राम पूरे नहीं किए, 22 गालिबन पूरे नहीं किए। तो सर अगर हम आईएमएफ के प्रोग्राम ही पूरे करते और उनकी शराइत मानते रहते तो आपके ख्याल में क्या हम अभी दुरुस्त सिमत में होते या हमारे हालात बेहतर होते? कुछ तो होते। देखिए, इंडिया 91 में आईएमएफ के पास गया, उसके बाद कभी नहीं गया। उन्होंने आईएमएफ के शराइत भी इम्प्लीमेंट किए और अपनी तरफ से भी उन्होंने रिफॉर्म्स की मईशत को मजबूत करने के लिए। देखिए, आईएमएफ के जो शराइत होते, आईएमएफ शॉर्ट टर्म लेंडिंग करता है। आईएमएफ जो है वो आपको सड़क बनाने या पावर स्टेशन बनाने के लिए पैसे नहीं देता। आईएमएफ जो है वो एक मुल्क है जो वक्ती तौर पे मुश्किलात में है। जैसे कोई एक मुल्क है जिसका मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टूरिज़्म है, फ़र्ज़ करें। अब कोविड आ गया, वो इंडस्ट्री बैठ गई, उनके सारे सोर्स ऑफ रेवेन्यू ख़त्म हो गए डॉलर के। इंपोर्ट तो करना है, चूँकि खाना भी है, बाकी चीज़ें भी चलनी है, तो उनमें एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का प्रॉब्लम आ जाता है, खसारा आ जाता है। तो उस सिचुएशन में इमरजेंसी में वो आईएमएफ के पास जाके पैसे लेते हैं। आईएमएफ की फ़ंडिंग सिर्फ 3 साल की होती है। 3 साल की इसलिए होती है कि वो इमरजेंसी फ़ंडिंग है। आप इमरजेंसी फ़ंडिंग लें, फिर आप अपने मामला ठीक कर दें ताकि वो आप इमरजेंसी से निकल जाएं। हम इमरजेंसी से निकलते नहीं हैं और न निकलना चाहते हैं। वो पता होता है कि जी हालात मज़ीद ख़राब होंगे तो आईएमएफ ने तो आ ही जाना है। हम 92 से जब पैसों की कमी होती है हम प्राइवेटाइज़ कर देते हैं, चीज़ें बेच देते हैं, असासे बेचते हैं। स्ट्रेटेजिक एसेट्स भी हमने बेचे हैं। पीटीसीएल बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट है, वो हमने गैर मुल्कियों को दे दिया। क्या पता है कि वो कंपनी जो है कल इंडिया ना ख़रीद ले, इज़राइल ख़रीद ले, तो हमारी टेलीफोन कंपनी पे कंट्रोल इंडिया या इज़राइल का हो जाएगा। लेकिन हमने बेच दिया, डॉलर चाहिए तो बेच दिया। अच्छा, अब हमें कोई ख़रीदने को तैयार नहीं है। मतलब मुल्क के हालात ऐसे हैं कि हमारे असासे ख़रीदने को तैयार नहीं है। पीआई हम साल भर से बेचना चाहते, कोई बिड नहीं कर रहा। तो ये हाल हो गया है। इसमें जब तक हम सर्जरी नहीं करेंगे और आधे मिनिस्ट्रीज़ को बंद नहीं करेंगे और डिफेंस के जो नॉन कॉम्बैट एक्सपेंडिचर है, वो एक्सपेंडिचर जिसका जंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो नहीं बंद करेंगे, मुल्क की मईशत संभल नहीं सकती। और जिस मुल्क की मईशत बैठ जाती है वो मुल्क बैठ जाता है। सोवियत यूनियन हमारे सामने मिसाल है। सर अभी आपने बात की कि हमारे इदारे कोई ख़रीदने को तैयार नहीं है, तो सर अभी हमें रिसेंटली इंडिया में एयर इंडिया की मिसाल सामने आती है कि वो भी जो है लॉस में चल रही थी, उसको बेचने की कोशिश की गई तो वहाँ टाटा ग्रुप आया और उसने उसको ख़रीद लिया। तो सर पाकिस्तान में क्या हमारे बिजनेसमैन के पास इतनी वर्थ नहीं है कि वो पीआईए, स्टील मिल जैसे इदारे ख़रीद सकें? कोई सामने नहीं आता? वैसी मिसाल यहाँ क्यों नहीं मिलती कि कोई सामने आए कि भले यार चलो लॉस में है, मैं ख़रीदता हूँ इसको, एक कौमी असासा है, इसको चलाऊँगा। देखिए, एक वर्ड है एंटरप्रेन्योर। ठीक है। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो अपने पैसे लगाता है और नया कारोबार शुरू करता है, नए प्रोडक्ट बनाता जो हम पहले नहीं बनाते थे, नई मार्केट ढूंढता है, जहाँ पहले नहीं हम बेचते थे वहाँ बेच रहा है, ये ताकि बिज़नेस पूरा एक्सपैंड हो। और ये तमाम चीज़ करने में रिस्क लेता है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि ये मैं जो प्रोडक्ट बनाऊंगा ये बिकेगा या नहीं, या जिस मार्केट में मैं भेजना चाहता हूँ वो मार्केट में हमारे चलेगा नहीं चलेगा, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योर कोई नहीं है, ये सब दुकानदार है और 6 महीने के पेबैक पीरियड पे काम करते हैं कि आज पैसा लगाए 6 महीने में वापस आ जाएं। इंडिया में जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, उसका पेबैक पीरियड 30 साल होता है। ये जो टाटा है, अंबानी है, बिरला है, ये बड़े नाम हैं इंडिया के, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाते हैं। उनका जो पैसा लगाते हैं वो पेबैक पीरियड, यानी वो पैसा कितने साल में वापस आएगा, वो 30-30 साल के प्रोजेक्ट्स होते हैं। हम 6 महीने से ज़्यादा काम नहीं करते।
और कोई नया एरिया नहीं है टेक्सटाइल के अलावा, और टेक्सटाइल में भी सिर्फ तौलिए और चादरों के अलावा हम कहीं नहीं है। हमारी एक्सपोर्ट सिर्फ इन 2 प्रोडक्ट्स की है। तो हमारे यहाँ इन्वेस्टर एंटरप्रेन्योर तो है ही नहीं, न इनके पास पैसा है, न इनके पास कैपेसिटी है कि बड़ा इदारा लेके चला पाए। मैनेजरियल कैपेसिटी नहीं है। अच्छा सर, पैसा भी नहीं है? वो कहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत बहुत अमीर लोग हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, बहुत पैसा है, डॉलर्स में जिनके पास पैसे हैं ना, वो दिखावा बहुत करते हैं, तो हमें लगता है कि बहुत पैसा है। पैसे वाले लोग बहुत कम हैं। अच्छा, बहुत कम है। इसीलिए मैं टैक्स में भी कहता हूँ कि आप टैक्स नहीं जमा कर पाएंगे। द नंबर ऑफ़ द रिच इज़ वेरी स्मॉल। आप सिर्फ देही इलाकों को ले लें जो बड़े ज़मींदार हैं, पूरे मुल्क में बड़े ज़मींदार 1000 से ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि 80% काश्तकार जो है वो छोटे ज़मींदार हैं। 3 एकड़, 4 एकड़, 16 एकड़, 15 एकड़ की ज़मीन वाले हैं। उनसे तो आप टैक्स ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो टैक्स के आपके लिमिट के नीचे हैं। तो बड़े ज़मींदार हैं, उनसे कितना टैक्स जमा करेंगे? क्या हर साल करोड़ करोड़ रुपया लेंगे? इतनी तो उनकी सेल वैल्यू नहीं होगी क्रॉप्स की। तो अमीर लोग कम है, लेकिन जो अमीर है वो अब दिखावा चूँकि करते हैं पैसों का, तो हमें लगता है कि यार इनके पास तो बड़े पैसे हैं। तो सर हम टैक्स कलेक्ट कर नहीं पाएंगे, जाहिर सी बात है, अमीर कम है, तो सर फिर हम करें क्या? रेवेन्यू कैसे जनरेट करें? एक्सपोर्ट आपके सामने हम कर नहीं सकते क्योंकि एक्सपेंडिचर कम करें, वाहिद हल है। देखिए, मेरी कुछ आमदनी है घर में, कुछ अखराजात भी है। अखराजात बढ़ गए हैं, लेकिन आमदनी में बढ़ा नहीं पा रहा, तो मैं बाकी अखराजात ही कम करूँगा ना। 3 दफ़ा की बजाय 2 दफ़ा खाना खाऊँगा। सर हमारे जो सबसे बड़ा खर्चा है वो गालिबन हमारा इंपोर्ट बिल भी एक बड़ा खर्चा है ना हमारा, इंपोर्ट कम करनी चाहिए। मगर सर इंपोर्ट भी तो हमारी एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई है ना। हमने जोड़ी है। अच्छा। हमने ये भी गलत फ़ैसला किया। हमारी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, बजाय इसके कि डोमेस्टिक रॉ मटेरियल पे बेस हो, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल पे बेस है। हाँ, व्यूवर को मैं जैसे समझाना चाहूँगा, जैसे हम एक शर्ट बना के कंप्लीट एक्सपोर्ट करते हैं, अब उसका बटन हम इंपोर्ट करते हैं, अब वो पूरी एक्सपोर्ट उस एक बटन की वजह से, उस पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के केमिकल्स हम इंपोर्ट करते हैं। बिल्कुल सही। अब तो कॉटन भी इंपोर्ट करते हैं। हम चावल एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ अक्सर आप अमीर घरानों में नाश्ते में सीरियल खाते हैं, और कुछ राइस सीरियल भी होता है, चावल का सीरियल, वो इंपोर्टेड होता है। वो सुपरमार्केट में आप जाएं तो आपको सारी इंपोर्टेड चीज़ें मिलेगी। यहाँ एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, चावल के काश्तकार भी है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, मिनिस्टर भी है। एक दिन मैंने उनसे कहा कि जी आपके घर में अगर राइस सीरियल नाश्ते में खाया जाता तो कभी सोचिएगा कि आप ही का चावल वापस आया है, तो आप क्यों नहीं लगाते राइस सीरियल की फैक्ट्री। बलूचिस्तान में खुशदार में एक पत्थर निकलता है जिसे बाराइट कहते हैं, उससे बेरियम बनता है। बेरियम एक दवाई होती है सफ़ेद कलर की, जो पिलाते हैं एक्सरे लेने के लिए, ताकि अगर कोई गुर्दे में, कहीं पेट में, मैदे में कोई रुकावट है तो वो नज़र आ जाए। बेरियट हम पत्थर की फॉर्म में एक्सपोर्ट करते हैं, बेरियम इंपोर्ट करते हैं। हमारी जो पूरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो पिछले 40-50 साल से गलत बनी है। हम जो इंपोर्ट लॉबी है उसने कब्ज़ा किया है हुकूमत पे, और पॉलिसीज़ ऐसी बनाई है कि हर चीज़ इंपोर्टेड आ जाए, अपनी इंडस्ट्री डेवलप ना हो। मैं ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट को जानता हूँ जिन्होंने अपनी फैक्ट्री बंद करके वही चीज़ इंपोर्ट करने लगे हैं। तो सर इसमें बिजनेसमैन का कसूर तो नहीं हुआ ना, ये तो हुकूमत का कसूर हुआ कि वो उसको एनवायरनमेंट क्यों नहीं दे सकी, उसको सस्ती बिजली नहीं दे सकी, टैक्सेस कम नहीं कर सकी। तो उसको लगा कि मैं बजाय इसके कि यहाँ बनाऊँ मैं बाहर से ले आता हूँ, उसको तो पैसा कमाना है। हुकूमत का ही कसूर तो हुकूमत का है। देखिए, जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी हुकूमत की है पिछले 40 साल से, और ये 40 साल भी मैं दानिस्ता बता रहा हूँ, क्योंकि वहीं से बिगाड़ शुरू हुआ है। एंटी इंडस्ट्री है, और उसकी पॉलिसी की वजह से हमने एक कसिनो इकॉनमी बनाई है जहाँ पैसे सट्टेबाजी से बनते हैं। प्रॉपर्टी में लोग इन्वेस्ट करते हैं,
और फाइलें बिकती है। लोग पैसा बनाते हैं सिर्फ फाइलें ख़रीदे फ़रोख्त करके। स्टॉक मार्केट में भी सट्टेबाजी चलती है, वहाँ पैसे बनाते हैं। ऐसे कारखानेदार हैं जिन्होंने कारखाना बंद करके प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया और इंपोर्ट में इन्वेस्ट किया। इंपोर्ट में अंडर इन्वॉइसिंग करते हैं। एक प्रोडक्ट है जिसमें $1 टैक्स देना है, तो वो उसकी कीमत कम बता के मंगवाते हैं ताकि 25 सेंट देना पड़े। तो जो कम ड्यूटी दे के, गैर कानूनी तौर पे कम ड्यूटी दे के माल मंगवाएगा और मैं यहाँ बनाता हूँ, मैं पूरा टैक्स देता हूँ, GST देता हूँ, तो मैं तो वारा नहीं खा सकता। तो यहाँ की इंडस्ट्री बंद हो जाती है। तो ये अंडर इन्वॉइसिंग की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्री बंद हो गई, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की वजह से बंद हो गई। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि पहले तो जो GST का रेट कम करे, 18% पे कोई इंडस्ट्री नहीं लग सकती, और ये जो सट्टेबाजी के ज़रिए पैसे बन रहे हैं इसको भी बंद करें। ये बंद किए जा सकते हैं, इसमें तरीके हैं जिसके ये जो सट्टेबाजी होती है प्रॉपर्टी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में और अंडर इन्वॉइसिंग इंपोर्ट में जो होती है, ये बंद किया जाए। ये मुमकिन है। अगर ये कर दें तो कारखाने लगने लगेंगे, कारखाने प्रॉफिटेबल होंगे। जब आप माल बनाएंगे तो एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे और रोज़गार भी होगा। सर बात यह है कि कारखाने लगने लगेंगे तो सर इस बिजली और गैस की कीमत पे अगर कारखाने लगेंगे और फिर टैक्सेस का ये रेट होगा तो बिजनेसमैन सर क्यों लगाएगा? कोई तो बिजली का जो मसला है वो ये है कि इस वक्त जितनी कैपेसिटी है बिजली पैदा करने की, उससे मांग कम है, डिमांड कम है। और एक वजह जो लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं वो फिर पूरी कीमत देते हैं। जब डिमांड बढ़ेगी तो एवरेज कॉस्ट गिर जाएगी, सबके रेट गिर जाएंगे। तो ये ज़रूरत है कि हम बिजली की कंजम्पशन जो है, बिजली का इस्तेमाल बढ़ाएं। घरों के एयर कंडीशनिंग में नहीं, कारखानों में। जब ये बढ़ेगा तो बिजली की कीमत भी कम होगी। सर बात यह है कि जब ये बढ़ेगा बिजली की कीमत कम होगी तो अभी तो कोई स्टेप लेना हमारे बिजनेसमैन। तो हुकूमत लेना। अच्छा, हुकूमत दे, हुकूमत GST कम करे। सर उसका खसारा बढ़ जाएगा तो अखराजात कम करे। सारी बात अखराजात पे आ जाती है ना। आपने क्यों ये मिनिस्ट्रीज़ रखी हुई है जो वफाक का हिस्सा नहीं है? जो आपने सब्जेक्ट सूबों को दे दिए हैं, वो आपने वफाक में वो मिनिस्ट्री रखी क्यों है? सर आपको ये नहीं लगता कि हुकूमत ये जो मईशत दुरुस्त करने के इक़दाम नहीं करती, इसका एक रीज़न ये भी होता है कि हुकूमत को या वज़रा को ये पता ही नहीं होता कि उनकी हुकूमत कितने अरसे के लिए है, कितने वक्त के लिए है। तो वो शॉर्ट टर्म इसीलिए इक़दाम लेते हैं कि बस वक्ती तौर पर वोट लेने के हद तक हमें फ़ायदा हो जाए, बाकी मुल्क का जो होता है होता रहे। लेकिन ऐसा नहीं है। देखें 2008 से काफ़ी स्टेबिलिटी है। 2008 में जो हुकूमत आई उसने 5 साल कंप्लीट किए। 2013 में जो हुकूमत आई उन्होंने 5 साल कंप्लीट किए। 2018 में जो हुकूमत आई वो 3.5-4 साल उन्होंने कंप्लीट किए। तो वो बात के 20 महीने या 22 महीने में हुकूमत बदल जाती है, वो तो अब नहीं है। काफ़ी स्टेबिलिटी है। और दूसरी ये है कि एक कौम का नेशनल एजेंडा होता है। पाकिस्तान के पहले 30 साल जो थे 1947 to 77, रियासत का एक एजेंडा था माशी तरक्की करना, और हमने बहुत तेज़ी से माशी तरक्की की। सर कहाँ से लेके कहाँ तक? 47 to 77। 77। इस दौर में फ़ौजी हुकूमत भी आई, सिविलियन गवर्नमेंट भी आई। एक हुकूमत थी जो प्राइवेट सेक्टर ओरिएंटेड थी, एक हुकूमत जो पब्लिक सेक्टर ओरिएंटेड थी। हुकूमतें बदलती रही, लेकिन एक एजेंडा था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को परस्यू करना है, और वो करती रही। 77 के बाद रियासत का इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजेंडा नहीं रहा, इसीलिए हम बहरान में हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हुकूमतें बदलती रहती है। दुनिया में ऐसे मुल्क हैं जहाँ हुकूमतें बदलती रहती है। ऑस्ट्रेलिया, और ये डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, तरक्की याफ्ता मुल्कों की बात कर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया, जापान, इटली, इज़राइल, यहाँ 2-2.5 साल 3 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर बदल जाता है, लेकिन मईशत चलती रहती है। इसलिए कि एक कौमी एजेंडा है, और जो भी हुकूमत आएगी
छोटी मोटी चेंजेस तो वो करेगी, लेकिन ये नहीं होगा कि पूरा रुख बदल दे, माशी तरक्की की तरफ ना जाए। हमें एक कौमी एजेंडा बनाना है। हुकूमत तो हर मुल्क में बदलती है, जमहूरियत के अंदर तो हुकूमतें बदलती रहती है, लेकिन जो एक नेशनल एजेंडा होता है कि हमने ये तरक्की करनी है, हमने ये चीज़ बनानी है, हमने तो वो अगर पाकिस्तान में है तो मईशत चलती रहेगी, हुकूमत बदलती रहे। अच्छा सर, अभी आपने कहा कि 80s से पहले तक हमने इकोनॉमिक तौर पर काफ़ी तरक्की की, उसके बाद फिर आपको ऐसा क्या लगता है कि ये जियो पॉलिटिकल जो जंगें वगैरह शुरू हो गई हमारे पड़ोस में, फिर हमने भी दहशतगर्दी का सामना किया, तो क्या ये रीज़न था, ये हमारा फोकस हम करना ही नहीं चाहते थे क्योंकि बाहर से डॉलर जंगें तो हमने शुरू की ना। अच्छा, जंगें तो हमने शुरू की। नहीं 77 के बाद हम 79 में हम अमेरिका को कह सकते थे कि हम अफगानिस्तान में आपका साथ नहीं देंगे। अच्छा, हम इस पोजीशन में थे बिल्कुल पोजीशन में थे। हमने तो उसको अपना जंग बना लिया। हमने हमारे उस ज़माने के सारे जो हुक्मरान हैं वो कहते थे कि हम जिहाद लड़ रहे हैं, हम मॉस्को तक ले जाएंगे ये जहाद, ये उनके स्टेटमेंट्स हैं। बदले में सर हमें क्या मिला? डॉलर्स तो मिले। बदले में हमें हेरोइन मिला, कलेशनिकोव मिला, मुल्क में जो एथनिक वायलेंस, सेक्टेरियन वायलेंस, हर किस्म के झगड़े मिले, ये सब उस अफ़गान जिहाद का नतीजा है जिसमें हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हमें ज़रूरत नहीं थी लेने की। तो सर डॉलर्स भी तो मिले ना, उन डॉलर की भी हमारी मईशत खड़ी रही। मईशत तो चल रही थी ना। अच्छा, आप देखें उस वक्त हमारी मईशत ऐसा नहीं था कि हम कर्ज़ा ले रहे थे कर्ज़ा वापस करने के लिए। हम जो भी कर्ज़ा ले रहे थे वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए ले रहे थे। 1977 या मिड 80s तक जो है, हम जो फॉरेन लोन लेते थे किसी प्रोजेक्ट के लिए, वो लोन सिर्फ उस हिस्से के लिए लेते थे जो फॉरेन एक्सचेंज कंपोनेंट है। हमारे सर्वाइवल के लिए नहीं होता था। सर्वाइवल के लिए नहीं होता था। मतलब हम डैम बना रहे हैं, सीमेंट तो हमारा अपना है, सीमेंट के लिए फॉरेन लोन नहीं लेते थे, लेकिन जो डैम की स्पेशलाइज्ड मशीनरी है जो इंपोर्ट करनी है हमने, उसके लिए डॉलर का लोन लेते थे। बाद में हम पीएन की तनख्वाह भी के लिए भी डॉलर का लोन लेना शुरू कर दिया। ये सब 1980 के बाद शुरू हुआ। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको क्या लगता है कि कोई भी मतलब हुक्मरान ऐसा नहीं आया कि जिसने कोशिश की हो मईशत को दुरुस्त में लाने की थी? मसलन मुशर्रफ के दौर में? नहीं, मुशर्रफ, ये दो जो फ़ौजी दौर है इसने तो मुल्क की मईशत की जड़ें काटी है। जो 90s की हुकूमत थी, ये इसमें पीपल्स पार्टी भी थी, PMLN भी थी, इनकी कोशिश थी कि ठीक करे, लेकिन कर्ज़ों का बोझ बहुत ज़्यादा था जो ज़िया छोड़ गया था। 90s में मेरे अपने प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी के, वो मिनिस्टर बन गए थे, तो वो कह रहे थे कि हम जब मीटिंग करते हैं, इकनॉमिक पॉलिसी की जो मीटिंग होती है, उसमें सिर्फ एक चीज़ डिस्कस करते हैं कि अगली पेमेंट कर्ज़ों की कब करनी है, वो पैसे कहाँ से आएंगे। तो जब सारा मकसद कर्ज़े अदा करना है, तो ये शिफ्ट जो था हम नहीं कर पाते थे। ठीक है। अच्छा सर, हमारे फ़ौजी अखराजात भी हमारे बजट के लिए मसला है? बहुत बड़ा मसला है। तो कितना कट लग सकता है इसके ऊपर आपके ख्याल में? फ़ौज का तो बजट का एक नंबर दिया जाता है, हमें उसकी डिटेल्स नहीं पता है तो हम बात नहीं कर सकते। इसीलिए मेरा जो ज़िक्र होता है वो ये है कि नॉन कॉम्बैट एक्सपेंडिचर, जो जंग से जिसका ताल्लुक़ नहीं है, उस पर तो बात करें ना। और ऐसे बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स हैं जिसका जंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है। फ़ौजी अभी हाल में मैं अभी इस्लामाबाद गया था, तो वहाँ जो मरगला रोड है उस पर एक गेट बना हुआ है, बहुत बड़ा गेट, उसको पाकिस्तान गेट कहते हैं। मैं सोच रहा था कि इसको बनाने की क्या ज़रूरत थी, कितने पैसे लगे इसको बनाने में। तो ये ऐसे अखराजात है। कंटोनमेंट जो है वो हर 25 किलोमीटर पे कंटोनमेंट है GT रोड पे।
ये तो अंग्रेज़ों ने बनाए थे, चूँकि रूस से ख़तरा था, जब रूस में ज़ार हुकूमत करता था, बादशाहत थी वहाँ। अब तो मॉस्को तक दोस्ताना ताल्लुकात है। इंडिया ने तो तमाम कंटोनमेंट बंद कर दिया। उन्होंने सारी कंटोनमेंट की ज़मीन जो है उसी शहर की म्यूनिसिपैलिटी को दे दी। इसका मतलब हम भी कर सकते हैं। हमारे कोस्ट लाइन को गार्ड करने के लिए कोस्ट गार्ड भी है और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी भी है। किसी मुल्क में 2 इदारे नहीं है, हर जगह कोस्ट गार्ड है सिर्फ। हमने 2 इदारे बनाए हुए हैं, एक को बंद करें, तो गुंजाइश तो बहुत है। तभी फ़ौज का बजट है, ये जो हमारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसको देखते हुए कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमारा बजट ऑलरेडी बहुत कम है, इसको मज़ीद इंक्रीज़ होना चाहिए। और इसके बाद जो फ़ौज जो है वो अपने बिजनेसेस चलाती है, कारोबार चलाती है, तो आपको लगता है कि वो ये वजह है कि हम वो वहाँ से कवर करने के लिए जो बजट कम रखा जाता है तब ये बिजनेसेस चलाते हैं? ये जो बिजनेसेस में जो उनके रेवेन्यू या प्रॉफिट होता है वो डिफेंस एक्सपेंडिचर में नहीं जाता है। वो डिफेंस एक्सपेंडिचर के पैसे जो है वो हमारे बजट से लेते हैं। 1 रुपया भी अपने कारोबारी जो इदारे हैं वहाँ से 1 रुपया भी डिफेंस के लिए नहीं जाता है। ठीक है। और जो आप जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की बात कर रहे हैं वो सिचुएशन तो हमने पैदा की है। और बाकी ये जो अर्निंग्स होती हैं ये किस चीज़ की अर्निंग्स? जो कंपनीज़ हैं इनकी, ये तो इनके पास ही रहती है। ठीक है। फौजी फाउंडेशन के जो इदारे हैं उसके जो मुनाफे वगैरह है, सरप्लस जो है वो फौजी फाउंडेशन के पास रहता है। और वो फ़ौजियों की फ़लाह के लिए यूज़ होता है? कहते हैं तो फलाह के लिए यूज़ होता है, लेकिन बात यह है कि फ़ौज का काम नहीं है कारोबार करना। और फ़ौज के कारोबार की वजह से प्राइवेट सेक्टर मफलूज हो रहा है। अब आप देख लें कि नस्ट है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो पूरा एक शहर है। वो ज़मीन फ़ौज ने ख़रीदी तो नहीं है मार्केट से, या तो मुफ्त मिली या बहुत ही कम कीमत में मिली। लेकिन एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी अगर यूनिवर्सिटी खोलना चाहती है कहीं भी, तो उसे तो ज़मीन मार्केट रेट पे ख़रीदनी पड़ेगी। चूँकि मैं पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, मुझे पता है कि बहुत शदीद बहरान है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का। वो न तो वो सैलरी दे पाते हैं जो फ़ौज की यूनिवर्सिटी दे रही है, न वो फैसिलिटीज़ दे पाते हैं। इसलिए कि अगर एक बड़ा हिस्सा मुफ्त मिल जाए तो फिर तो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी वही फैसिलिटीज़ दे सकती है जो फ़ौजी यूनिवर्सिटीज़ दे रही है। यही हाल बाकी इंडस्ट्री का है हर शोबे में। तो जब एक शोबा आता है जिसको मरात मिलती हो, और आप एक कारोबार कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूँ, मुझे तो मरात मिल रही है, आपको नहीं मिल रही, तो आप मुझसे कम्पीट तो नहीं कर सकते, आप बंद कर चले जाएंगे। तो बहुत सारे कारोबार इसीलिए भी बंद हो रहे हैं। IPPs का जो मामला है हम बहुत डिस्कशन करते हैं, इसका कोई सोल्यूशन है आपके पास? शॉर्ट टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है। क्या हुकूमत के पास ये इख्तियार नहीं होता है कि वो कोई भी किसी कंपनी या पार्टी से जो मुआहदा करती है उसकी शराइत बाद में चेंज कर सके या उसको जो है वो समेट सके? नहीं होता। आपने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वो कॉन्ट्रैक्ट सीक्रेट है, और ख़ास तौर पे अगर आपने गैर मुल्की कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट किया फिर तो वो तो उसमें तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं होती है कि आप उसमें एक तरफ़ा कोई तब्दीली कर सके। हमने गलत फ़ैसले किए हैं और ये गलत फ़ैसले भी दानिस्ता है, चूँकि 2001 से तो मैं ख़ुद इस पे शोर मचाता रहा हूँ कि ये जो जिस टर्म्स पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, वो बहुत ख़तरनाक है। और मेरा ये भी मुतालबा रहा है पिछले 20 साल से ज़्यादा से कि एक कानून होना चाहिए कि हुकूमत किसी भी गैर मुल्की हुकूमत, गैर मुल्की एजेंसी, गैर मुल्की कंपनी से मुआहदा करे, वो मुआहदा पहले पार्लियामेंट के सामने पेश होना चाहिए, एटलीस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, और कुछ 30 दिन का वक्त होना चाहिए। उसके बाद वो साइन कर सकती है हुकूमत, उससे पहले नहीं कर सकती। उससे होगा ये कि जो बंद कमरों में खुफिया एग्रीमेंट्स होती है और पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होता है, वैसे
नहीं होंगे या बहुत कम होंगे। अब ग्वादर पोर्ट है, उसका रेवेन्यू में हमारा हिस्सा 9% है। अगर ये पहले पता होता है कि हुकूमत एक दस्तखत करने जा रही है एक एग्रीमेंट में, नहीं तो बाकी किसका है? चाइना का है। अच्छा, 91% चाइना, 9% पाकिस्तान। ये कब हुआ सर? ये जी जिस वक्त ओरिजिनल एग्रीमेंट साइन हुआ था उस वक्त हो गया। यानी कि वहाँ से अगर कोई हमारी अर्निंग होगी उस पोर्ट से तो उसका 91% जो प्रॉफिट है वो चाइना के पास जाएगा। चाइना के पास जाएगा। तो सर ये मतलब क्या लॉजिक है इस ये यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये लॉजिक तो नहीं है कि हम पूरा जो है उन्होंने ही डेवलप करके दिया है, इन्वेस्टमेंट उनकी, ये सब ये रीज़न है क्या? ये रीज़न वो बताते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि फिर वो जो कैलकुलेशन हुई थी कि उनका कितना इन्वेस्टमेंट है, हमारा कितना इन्वेस्टमेंट है और शेयरिंग कैसे होगी, वो ज़रा अकाउंट्स तो हमें दिखाएं। ये तो कमर्शियल ट्रीटी है ना, इसमें कोई चीज़ खुफिया रखने की ज़रूरत नहीं है। ये नेशनल सिक्योरिटी या डिफेंस रिलेटेड इशू नहीं है। तो सर हम कहते हैं गवादर हमारी तकदीर बदल देगा, तो कैसे बदल देगा? वो तो चाइना की बदलेगा, 91% तो उनके पास जा रहा है। यही है ना। इसी तरह जो पावर प्रोजेक्ट्स है IPPs के हैं, ये अगर पार्लियामेंट में पेश किए जाते पहले तो वहाँ कोई तो बहस तो होती ना कि सर ये किस किस्म का अग्रीमेंट कर रहे हैं। और बहुत कॉमन सेंस की बात है। मैं आपको कहूँ कि जब आप एक कारखाना लगाएं, आपकी जो भी कॉस्ट होगी उस पर 15% प्लस प्रॉफिट दूंगा मैं, या 20% प्लस प्रॉफिट दूंगा। तो कॉस्ट आपकी 100 रुपये है तो मैं आपको 20 रुपये दूंगा। कॉस्ट आप डबल कर देंगे तो मैं आपको 40 रुपये दूंगा। तो आपका तो इंसेंटिव होगा कि आप कॉस्ट कम करने के बजाय बढ़ाते चले जाएं। अच्छा, जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ेगी बिजली की कीमत बढ़ेगी। एक वजह बिजली महंगी होने की ये भी है कि ये जितने IPPs हैं ये कॉस्ट बढ़ा के बताते हैं। उसका इंसेंटिव है, चूँकि उसमें उसका मुनाफा ज़्यादा है। अच्छा, तो ये अग्रीमेंट ही फ्लॉड है ना पहले। और ये हम कहते रहे हैं कि ये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का फार्मूला गलत है, ये ना करें। फिर आपने कहा कि जी आपकी कैपेसिटी पेमेंट हो, कि आप 600 मेगावाट का प्लान लगा रहे हैं, हुकूमत ख़रीदे या ना ख़रीदे 600 मेगावाट के पैसे देगी। नहीं सर, तो कॉस्ट कितनी आई तो इसके लिए कोई ऑडिट वॉडिट नहीं होता या कुछ वो नहीं होता? ये बस वो जो कह देते हैं हम मान लेते हैं। यही होता है ना। आप वो PTCL हमने बेचा है, जिसने ख़रीदा है उसने $800 मिलियन अभी तक हमें नहीं दिए। हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम माशी तौर पे चूँकि मोहताज हैं दूसरे मुल्कों के, तो फॉरेन पॉलिसी के मामले में भी हम मोहताज हो गए हैं। आपको याद होगा कि टर्की, ईरान, पाकिस्तान ने एक समिट मीटिंग, मलेशिया, 4 मुल्कों ने कोलालमपुर में एक मीटिंग करने का प्लान किया। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी वहाँ जाना था, इमरान खान साहब थे उस वक्त। एक और इस्लामी मुल्क ने हमें कहा कि जी आप नहीं जाएंगे, और हम नहीं गए। ठीक है, आप सऊदी अरब की बात कर रहे हैं गालिब जी। तो हमने अपनी मोहताजी हमने ख़ुद अपने ऊपर चढ़ाई है, चूँकि हम कर्ज़े लेके एक आलीशान ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। आज देखें, इस वक्त भी आपको सड़क पे नई गाड़ियाँ नज़र आएगी, बिल्कुल नहीं। ये सारी गाड़ियाँ डॉलर से पेमेंट के बाद आती है। ये सारे डॉलर कर्ज़ों के हैं। ये गाड़ियाँ जब दौड़ती है सड़क पे, पेट्रोल जो खर्च होता है ये भी डॉलर से इंपोर्ट होता है। वो सारे डॉलर कर्ज़ों के हैं। हमें चाहिए कि हम गाड़ियों की प्रोडक्शन, पैसेंजर कार्स की, नॉन कमर्शियल, और उसकी इंपोर्ट पे बैन लगाएं। कोई गाड़ी नहीं आएगी नई सड़क पे। और पेट्रोल की राशनिंग करें, 150 लीटर पर मंथ हर गाड़ी को दें। श्रीलंका ने पेट्रोल की राशनिंग की हुई है। अच्छा, ये वो ज़िम्मेदार मुल्क है जो अपनी चादर को देख के पैर फैलाते हैं। हमारे पास चादर शॉर्ट होता है तो हम कहते हैं कर्ज़े से ले लो। ये गैर ज़िम्मेदार इकोनॉमिक पॉलिसी मैनेजमेंट की एक अक्कासी है कि गाड़ियाँ नई सड़क पे आनी चाहिए। हमारे जितने भी जानने वाले हैं, दोस्त हैं, हमारी भी, पहले जो अगर 800 सीसी की गाड़ी होती थी तो अब 6000 सीसी से गाड़ी कम किसी के पास नहीं है। डिफेंस आप चले जाए, हर घर में एक ट्रक खड़ा हुआ है। पजेरो है, वीगो है,
और जो दूसरी लैंड क्रूज़र्स हैं, पेट्रोल तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और सारा पेट्रोल कर्ज़ों से आता है। दूसरों के पैसों पे हम एक आलीशान ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है। वैसे सर आपको लगता नहीं है कि ये जो बड़ी गाड़ियां जो आपने नाम लिए, वीगो, प्राडो, रीवो, ये सर एक स्टेटस सिंबल बन गई हैं? मतलब वो स्टेटस आप ज़रूर बनाएं, लेकिन दूसरों के पैसों पे ना करें, अपने पैसों पे करें। चाइना से, सऊदी अरब से, दुबई से, अमेरिका से भीख मांग के हम डॉलर लाते हैं और फिर ये इंपोर्ट करते हैं चीज़ें स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। ये कहाँ का कैसे जवाब क्रिएट हो सकता है इस चीज़ का? सर शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि ये हमारा जो है वो आखिरी IMF का प्रोग्राम होना चाहिए, तो वो क्या सोच कर कह रहे हैं? उनके दिमाग में आपको क्या लग रहा है कि 24 दफ़ा सुन चुके हैं ये स्टेटमेंट हम 24 दफ़ा सुन चुके हैं। तो आपको दूर दूर तक कोई ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आती कि हम IMF के चुंगल से निकल सकें? जब तक हम इंटरनल रिफॉर्म नहीं करेंगे, हुकूमत के एक्सपेंडिचर्स डिफेंस समेत कम नहीं करेंगे, जब तक इंपोर्ट नहीं कम करेंगे, जब तक हम अपनी जो कैसीनो इकॉनमी है, स्टॉक मार्केट और प्रॉपर्टी मार्केट और इसको नहीं बंद करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट नहीं करेंगे, कारखाने लगे, कारखाने काम करें, प्रोड्यूस करें, रोज़गार दें, एक्सपोर्ट करें, तभी हम IMF से निकल सकते हैं। जैसे इंडिया 91 के बाद IMF के पास कभी नहीं गया, 1991। हम भी कर सकते हैं और हम इंडिया से ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि वसाइल के हवाले से हम हिंदुस्तान से ज़्यादा अमीर है। अच्छा। वसाइल के हवाले से हिंदुस्तान बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में जो मैस पॉवर्टी है, शदीद गुर्बत है, वो ख़त्म नहीं कर पाया है। वो वैसे ही है जैसे थी। सर क्या वसाइल है हमारे पास? आप कह रहे हैं कि इंडिया से ज़्यादा वसाइल है हमारे पास। आपको क्या लगता है कि इंडस वैली जो है, ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हम पर एकड़ डबल कर सकते हैं। इंडियन पंजाब की वीट आउटपुट जो है फ़ी एकड़ हमसे डबल है, हमारे पंजाब से। हम भी कर सकते हैं। ज़मीन भी वही है, मौसम भी वही है, पानी भी वही है, ठीक है, हम भी कर सकते हैं। हम पैदावार कर सकते हैं। हम अपनी बजाय इसके कि गंदम इंपोर्ट करें, बजाय इसके कि दालें इंपोर्ट करें, हम ये सारी चीज़ें ख़ुद पैदा कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। डबल जब आप कर देंगे तो कर सकते हैं। हमारे पास गैस है, कोयला है और दूसरे मादनियात, हाई वैल्यू मिनरल्स हैं जैसे कॉपर है, तो वसाइल तो बहुत है। सर ये जो आप मादनियात बता रहे हैं, मगर सर ये हमारे किस काम के, जब हम इस काबिल ही नहीं है कि इनको निकाल कर इस्तेमाल कर सकें? इसमें काबिलियत की क्या बात है? सर अगर काबिलियत की बात है, अगर वही चाइना जैसे मुआहदे कर लिए हमने कि भाई 91% आपका है और 9% हमारा है, इन मादनियात पे भी ये हो गया, तो हमारे किस काम आएंगे सर? नहीं, तो मसला काबिलियत का तो नहीं है ना, मसला तो गलत फ़ैसलों का है। और वो गलत फ़ैसले आप इसलिए करते हैं कि आपके कुछ ज़ाती मुफाद है इस किस्म के फ़ैसले करने में। तो ये फ़ैसले अगर पार्लियामेंट में आए, ओपन हो जाए, मीडिया में डिस्कस हो, तो फिर वो बंद कमरों में खुफिया फ़ैसले नहीं कर सकते, मुआहदे नहीं कर सकते जो नुकसानदेह हो मुल्क को। किसी भी जो मुल्क की स्टॉक मार्केट होती है उसे मईशत का आईना कहा जाता है। आपने अभी इसको, स्टॉक मार्केट को, हमारी कैसीनो कह दिया। जी देखिए, स्टॉक मार्केट का जो पर्पज़ है ना दुनिया भर में, वो ये है कि मैं कारखाना लगाना चाहता हूँ या कोई भी बिज़नेस करना चाहता हूँ, मुझे 100 करोड़ रुपये चाहिए या 10 करोड़ रुपया चाहिए या 1 करोड़ रुपया चाहिए, लेकिन मेरे पास है नहीं। तो मैं एक आइडिया फ्लोट करता हूँ, उसको जिसको प्रॉस्पेक्टस कहते हैं, अखबार में डालता हूँ कि मैं ये प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ, इतने का बनेगा, इतने का बिकेगा, ये मार्केट है, ये मुनाफा है, मेरे शेयर्स ख़रीदें आप। ठीक है, 1 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, 100 रुपए के शेयर्स बिकते हैं, 10,000 लोग ख़रीदते हैं, मेरे पास पैसे आ जाते हैं, मैं इंडस्ट्री लगाता हूँ, रोज़गार भी देता हूँ, उस इंडस्ट्री से एक्सपोर्ट भी करता हूँ, मुनाफा जो है मैं एज डिविडेंड दे देता हूँ जिन्होंने शेयर ख़रीदा है। ये पर्पज़ है, जो इसको हम कहते हैं
कैपिटल मोबिलाइजेशन। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज जो है सिर्फ सट्टेबाजी करता है। कौन सी इंडस्ट्री लगी है पिछले 30 साल में जो इसी तरह से लोगों से पैसा जमा करके, क्योंकि मैं अगर 100 रुपये का शेयर ख़रीदता हूँ, ये मेरी इन्वेस्टमेंट है। स्टॉक मार्केट का जो मकसद है वो तो कैपिटल को मोबिलाइज़ करना है, लेकिन हमारा स्टॉक मार्केट ये कर नहीं रहा। हमारा स्टॉक मार्केट इनसाइडर ट्रेडिंग पे चलता है। जो स्टॉक मार्केट के खिलाड़ी हैं बड़े, वो कभी स्टॉक मार्केट ऊपर ले जाते हैं, कभी नीचे ले जाते हैं। मतलब मैं और आप मिल के तय करते हैं कि चलो ऐसा करते हैं कि हम ख़रीदना शुरू करते हैं स्टॉक, थोड़ा थोड़ा करके। महीने के बाद इंडेक्स ऊपर चला गया। एक दुकानदार है जो वैसे ही शाम को बैठ के अखबार देखता है यार स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही, मैं भी कुछ ख़रीद लूँ, वो भी ख़रीद लेता है। जब सब लोग इसी तरह ख़रीद लेते हैं तो और बढ़ना शुरू हो जाता है। जब 100 रुपये का स्टॉक जो है वो 250 रुपये का हो गया, तो मैं और आप जिसने ये सिलसिला शुरू किया है, हम आस्ते आस्ते बेचना शुरू करते हैं। हमने 110 का ख़रीदा था, 250 का बेचा, खूब मुनाफा कमाया। जब मार्केट में इंफॉर्मेशन जाती है कि ये गिरने लगता है, तो वो जो दुकानदार है जिसने ख़रीदा था, वो कहता था अच्छा मैं भी बेचूं। तो उसने तो 190 का ख़रीदा है, अब 170 हो गया, तो उसको नुकसान हो गया, हमने फ़ायदा कर लिया। इसी तरह स्टॉक मार्केट चलती है। मैंने एक स्टूडेंट की थीसिस गाइड की थी, उसने स्टॉक मार्केट के ऊपर थीसिस लिखी थी, तो डेटा कलेक्ट किया था तमाम कंपनीज़ का। उसके डेटा के अंदर एक कंपनी ऐसी थी जिसने लॉस डिक्लेयर किया और उसके शेयर प्राइस बढ़ गए। अच्छा, नहीं ऐसी तो बहुत सी एग्जांपल्स है सर जी। तो स्टॉक मार्केट क्या काम कर रहा है? स्टॉक मार्केट अगर कैपिटल मोबिलाइज नहीं कर रहा है नए इन्वेस्टमेंट के लिए, तो स्टॉक मार्केट का क्या काम है? ये तो सिर्फ सट्टेबाजी के लिए है स्टॉक मार्केट। हमारा स्टॉक मार्केट तो पाकिस्तान की इकॉनमी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो सर क्या सट्टेबाजी चले, माना छोटे स्टॉक्स में तो हो सकता है, जो बड़ी कंपनीज़ हैं जैसे OGDC है, PPL है, नेस्ले है, कि इन कंपनीज़ के शेयर्स में तो सट्टेबाजी नहीं हो सकती? बात यह है ना कि सट्टेबाजी कंपनी तो नहीं करती ना, सट्टेबाजी तो वो जो स्टॉक मार्केट में खेलते हैं वो करते हैं। वो OGDC के स्टॉक भी ख़रीद सकते हैं, वो किसी और बड़ी कंपनी के स्टॉक भी ख़रीद सकते हैं। खूब स्टॉक ख़रीदना शुरू करें, आपको पता है जब स्टॉक ख़रीदना शुरू करेंगे कीमत ऊपर जाएगी, जब ऊपर जाएगी तो मैं बेचना शुरू कर दूंगा। इसी तरह प्रॉपर्टी मार्केट में है। एक कॉम्प्लेक्स, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स कराची में 240 फ्लैट्स आधे खाली पड़े हैं। ये कुछ 15 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। 1.5 करोड़ तक की पर फ्लैट प्राइस थी। करीब में एक और मल्टी स्टोरीड हाउसिंग प्रोजेक्ट बना, वो 3.25 करोड़ का फ्लैट उसने प्राइस किया। तो जब उससे पूछा गया कि ये 1.5 करोड़ वाले आधे खाली पड़े हैं, आप 3.25 करोड़ में कैसे बेचेंगे, तो उसने कहा मैं कर लूँगा, आप देखते रहो। उसने ये जो खाली फ्लैट्स थे उनमें कुछ 20 फ्लैट्स ख़रीद लिए, पैसा बहुत था उसके पास। जब 20 फ्लैट्स ख़रीद लिए तो यहाँ पर फ्लैट की शॉर्टेज हो गई। जब मार्केट में गया कि सर ये इधर तो कीमतें बढ़ गई, वो कीमतें 1.5 करोड़ से 3 करोड़ हो गई। वो 3 करोड़ की थी तो इसके 3.25 के बिक गए। ये इसी तरह करके स्टॉक मार्केट में और प्रॉपर्टी मार्केट में इसी तरह खेलते हैं और कीमतें बढ़ाते हैं और पैसा बनाते हैं। कराची में 2 लाख प्लॉट खाली पड़े हैं कराची में। इसके बावजूद भी नया नाजिमाबाद भी बनता है और डिफेंस सुपर हाईवे पे भी बनता है। इनकी ज़रूरत नहीं है, इनकी डिमांड नहीं है। लोग फिर भी बेघर हैं, किराए पे रह रहे हैं, झुग्गियों में रह रहे हैं। झुग्गियों, तो ये बात ये है ना कि आपने जहाँ ज़रूरत है हाउसिंग की वो तो प्रोवाइड नहीं की। ये सारे जो हाउसिंग, जो टीवी पे इश्तिहार आते हैं हाउसिंग के, मैं समझता हूँ शर्मनाक है।
यहाँ लोगों के पास एक कमरा नहीं है। हमारे सर्वे में एक कमरे में 20 लोग रहते हैं, वो रहते सड़क पे है, कमरा सिर्फ सामान के लिए है। और ऐसे इश्तिहार आ रहे हैं कि जी जन्नत नुमा घर है, उस हाउसिंग कॉलोनी में जॉगिंग ट्रैक भी है, स्विमिंग पूल भी है, गोल्फ कोर्स भी है। ये इस माशरे को ज़ेब देता है कि आधी आबादी शहरों की उनके पास घर नहीं है, और आप ये लग्जरी हाउसिंग प्रमोट कर रहे हैं। ये सारा पॉलिसी का नतीजा है ना। सही। तो आपके ख्याल में हमारा जो प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट जो सेक्टर है, इसने हमारी मईशत को नुकसान पहुंचाया है? बिठा दिया है। मगर अब तो सर पिछले 2-3 साल से बुरा वक्त चल रहा है इसके ऊपर, काफ़ी लोगों की इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम हो गई है। वो तो देखें, सट्टेबाजी में तो यही होता है ना। सट्टेबाजी में एक बूम आता है फिर बस्ट हो जाता है। ये सट्टेबाजी का वो है ना। नहीं सर, प्रॉपर्टी में तो हमने देखा ही नहीं कि उसके ऊपर जवाल आया हो। ये तो अभी पिछले 2-3 साल से आया, पहले भी आया है। अच्छा, पहले भी आया जी। ये जब मुशर्रफ ने टेक ओवर किया था, शौकत अजीज़ की हुकूमत थी, उन्होंने भी कोई टैक्स की कोई ऑडिट करवाई थी, सबको टैक्स नेट में लाएंगे। ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा है, ये हर हुकूमत करती है कि हम सबको लाएंगे टैक्स नेट में, टैक्स भी लेंगे, ये भी करें। तो प्रॉपर्टी की प्राइस गिर गई थी। मैं इस्लामाबाद में रहता था, हमारा एक जानने वाला था, प्रॉपर्टी का काम करता था। उसने कहा सर ये आपके घर के सामने 40 लाख का बिक रहा था, अभी 25 का बिक रहा है, ले लो। मैंने कहा मेरे पास तो 5 भी नहीं है, मैं 25 कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास तो नहीं थे। तो मैं उस सट्टेबाजी का हिस्सेदार नहीं बन सकता, चूँकि मेरे पास फ्री कैश नहीं पड़ा हुआ है। लेकिन जिसके पास है वो ये खेलते हैं और 25 लाख को 50 कर देते हैं, 75 कर देते हैं। ठीक है। तो आपको ये लग रहा है कि प्रॉपर्टी, यानी कि हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि प्रॉपर्टी पे सवाल मुस्तकिल नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। अच्छा, सही है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं लेकिन जो रिसर्च है वर्ल्ड वाइड, वो ये कि प्रॉपर्टी प्राइसेस का 7 साल का पीरियड होता है। 7 साल बूम रहता है, फिर 7 साल स्लाइड करता है। अच्छा, ये इंटरनेशनल रिसर्च है। ये उसकी वजह है ना। उसकी वजह ये है कि जब बूम है तो सब बनाना चाहते हैं, सब घर बना रहे हैं, सब बिल्डिंग बना रहे हैं, क्योंकि पैसा है, बूम है। लेकिन एक वक्त आता है जब वो सरप्लस हो जाता है, तो जितनी ज़रूरत थी वो तो सारे फ्लैट ऑक्यूपाई हो गए, सारे घर ऑक्यूपाई हो गए। अब जबकि आबादी बढ़ेगी, शादियां होगी, वो मैरिड कपल्स अपना घर रखना चाहेंगे बजाय इसके कि पेरेंट्स के साथ रहें, तो फिर डिमांड बढ़ती है। ठीक है, वो उस वक्त पीक डेवलप होना शुरू होता है। जब पीक डेवलप होता है तो जो बिल्डर्स होते हैं वो कहते हैं अच्छा जी डिमांड बढ़ रही है, बनाओ। वो बनाना शुरू करते हैं, सरप्लस क्रिएट हो जाता है। जब सरप्लस क्रिएट हो जाता है तो प्राइसेस गिर जाती है। ये उसकी वजह है, ये इकोनॉमिक रीज़न है। ठीक है, और ये नॉर्मल है? ये नॉर्मल है जी। ठीक है। और पाकिस्तान में भी यानी जो प्रॉपर्टी के साथ हो रहा है वो फ़िलहाल नॉर्मल है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है? जी नॉर्मल है। लेकिन हमारे यहाँ जो सट्टेबाजी है, ये इसको मज़ीद कभी कभी ये पीक और ट्रफ जो है ये दानिस्ता भी क्रिएट करते हैं। ओके। एक तो नॉर्मल है, एक ये दानिस्ता करते हैं पैसे बनाने के लिए। अच्छा सर, देखें जो सरमायाकार है उसको तो कहीं ना कहीं पैसा लगाना है ना। तो अगर प्रॉपर्टी से ये पैसा निकला है, डॉलर्स में पहले सट्टेबाजी हो रही थी, वहाँ से पैसा निकला है, तो सर ये पैसा लगा कहाँ है फिर? वो रख के तो नहीं बैठा हुआ ना सरमायाकार? बहुत सारा पैसा बाहर चला गया है। अच्छा, बल्कि यही लोग करते हैं, बाहर ले जाते हैं और मुल्कों में इन्वेस्ट करते हैं, बांग्लादेश में इन्वेस्ट करते हैं जाके। दुबई तो चलो बड़ा डेवलप्ड वो है ना, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तानियों ने बांग्लादेश में की हुई है, श्रीलंका में की हुई है, हमारे सरमायाकारों ने जी। तो सर ये क्या रीज़न है कि उन्हें पाकिस्तान के हालात नज़र नहीं आते? पाकिस्तान में क्यों नहीं लगाते? अगर वो लगाएंगे तो पाकिस्तान के हालात आप देख लें, टैक्स आप बढ़ाते चले जाते हैं, बिजली की कीमत बढ़ाते चले जाते हैं, हर चीज़ की सहूलत, किसी चीज़ की सहूलत नहीं है तो नहीं लगाते लोग। उस बाहर दूसरे मुल्कों में ज़्यादा आसानी है। आपने कहा कि हमें अपने अखराजात कम करने होंगे और जाहिर सी बात है हमें अपना रेवेन्यू भी बढ़ाना होगा। तो ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पर टैक्स लगाकर हम अपना रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं? क्योंकि आम आवाम की तो टैक्स से अब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स से कमर टूट चुकी है। तो अब वो सेक्टर्स बताएं जहाँ पर टैक्स लग सकता है। मेरा ख्याल है कि एज अ रूल हमें टैक्स के पेडल पे से पैर हटा देना चाहिए। 10 साल तक हम
टैक्स एग्जेम्पशन दें बिजनेस को 10 साल तक। 10 साल तक, क्योंकि 40 साल हमने बिगाड़ किया है ना, तो 4 महीने में या 4 साल में ठीक नहीं हो सकता। सर कैसे करेंगे? उधर IMF भी तो बैठा हुआ है। तो IMF को छोड़, IMF के साथ देखिए, मैं वक्तन फ़वक्तन हुकूमत में रहा हूँ और मैंने इन इदारों से डील किया है। अगर आप उसे एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दें कि सर हम ये करने चाह रहे हैं, इसका हल ये है, तो वो मान जाते हैं। IMF वाले ये कोई खूंखार नहीं है कि हमें नुकसान पहुंचाने आए हैं, बल्कि ये सब जो यहाँ आते हैं वो एक हमदर्दी रखते हैं पाकिस्तान के साथ। वो पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने नहीं आते। लेकिन जब आप नहीं ले जाएंगे हल उनके पास, तो फिर वो अपनी तरफ से हल देंगे। आप ले जाएं, आप कहें। और मैंने किया है। मैं सिंध गवर्नमेंट में एडवाइज़र था, मैंने इन्हीं डोनर एजेंसीज़ के साथ काम किया है। वो एक आइडिया लेकर आते थे और मैं उनको कहता था कि ये ऐसे नहीं चलेगा, इसको इस तरह तब्दील करें। बहस करनी पड़ती थी। वो कहते थे कि हम कैसे करें जी, वाशिंगटन नहीं मानेगा। मैंने कहा वाशिंगटन से आप बात करें, और मनवाया है उनको, मानते हैं वो। तो IMF के साथ बात करें, IMF से कहें कि जी आपका मसला खसारा कम करना है ना, हम इस तरह खसारा कम कर रहे हैं, तो बात ख़त्म हो जाएगी। IMF ने तो कोई पत्थर पे तो उनके नहीं लिखा है ना कि टैक्स ही बढ़वाना है। ठीक है, यानी उन्हें हम इस बात पे कायल करें कि हम टैक्स नहीं बढ़ा रहे या बल्कि कम कर रहे हैं, मगर हम अपने साथ में अखराजात कम कर रहे हैं। IMF इज़ फाइन विद इट। IMF को तो खसारा कम करना है ना, कैसे कम कर रहे हैं? हम जब कोई अपनी तरफ से प्लान नहीं दे रहे, तो फिर वो अपनी तरफ से लेकर आते हैं कुछ। सही। अच्छा, किसी मुल्क की मईशत के लिए सियासी इस्तेहकाम कितना ज़रूरी होता है? बहुत ज़रूरी है। एक हमने देखा भी है, एक फ़ाइल मिनिस्टर के टेबल पे पड़ी है, उसको दस्तखत करना है। वो तो लगा हुआ है अपनी हुकूमत या सीट बचाने के चक्कर में, वो फ़ाइल पड़ी है, उस पर दस्तखत ही नहीं हो रहा, तो वो मामला नुकसान हो रहा है। सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। मैं अगर मिनिस्टर हूँ, हुकूमत अगर उसको पता है कि मैंने 5 साल कंप्लीट करने हैं, तो वो लॉन्ग टर्म प्लान बना सकते हैं कि आज ये शुरू करेंगे तो 3 साल के बाद मैं इसका फाउंडेशन डाल रहा हूँ, तो इफ्तिताह भी मैं ही करूँगा। कॉन्फिडेंस है ना। लेकिन ये नहीं पता है कि फाउंडेशन तो मैं डालूँगा, इफ्तिताह कोई और करेगा, तो मैं क्यों डालूँ इसका फाउंडेशन। तो सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। ठीक है सर, लास्ट क्वेश्चन मुझे ये बताएं कि सर आपने 40 साल जो है वो इकनॉमिक्स में गुजार दिए और आप ये चीज़ें देखते हैं। अगर आप प्रेडिक्ट करें तो अगले 20 साल में पाकिस्तान को या 15 साल में आप कहाँ देखते हैं मौजूदा हालात को देखते हुए? अगर ऐसा ही रहा तो 20 साल में मैं पाकिस्तान को वर्ल्ड मैप पे नहीं देखता, अगर ऐसा ही रहा। लेकिन मैं साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान वसाइल के हवाले से अमीर मुल्क है। हमारे अवाम और हमारी लेबर फोर्स बहुत कॉम्पिटेंट है, और हम 20 साल के अरसे में गुर्बत और बेरोज़गारी को 5% से भी कम कर सकते हैं, और हम दूसरे ममालिक को इमदाद दे सकते हैं। अगले 20 साल में 20 साल लगेंगे, ओवरनाइट कोई चीज़ नहीं होती। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तबाह हो चुका है। अब कोई चीज़ कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे 5, 10, 15 साल तो लगेंगे वो चीज़ को बनने में। ठीक है, तो 20 साल में कह रहा हूँ। हमारी जो आबादी है उतनी ही आबादी इंडिया में सड़कों पे रहती है। जितनी हमारी आबादी है उतनी आबादी इंडिया के सड़कों पे रहती है। हम उनको इमदाद दे सकते हैं। जिस तरह US एड है, इस तरह हम पाकिस्तान एड के हवाले से एक इदारा बना सकते हैं जो दूसरे मुल्कों के गरीबों को पैसे दे। हम इंडिया को एड दे सकते हैं। ये मैं सियासी स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, ये हमारी कैपेसिटी है, ये हम कर सकते हैं, बशर्ते कि हमारी पॉलिसी कौमी मुफाद के लिए हो, चंद ग्रुप्स, चंद वेस्टेड इंटरेस्ट की ना बने। 75 साल से जो हमारा रवैया चलता आ रहा है, तो आपको लगता है कि
अगले 20 साल में हम ये अचीव कर सकते हैं पिछले 75 साल को देखते हुए? मुमकिन है। आज भी अगर हम अपना रुख ठीक कर दें तो 3 साल में तो हम इस बहरान की कैफियत से निकल जाएंगे। 3 साल में कि इस बहरान की कैफियत में कि जी कल क्या होगा, इससे हम निकल जाएंगे। और उसके बाद हमें शायद 15 साल और चाहिए। हम एक स्टेबल इकॉनमी बन जाएंगे जो तेज़ी से आगे बढ़ रही है और अपने बेरोज़गारी और गुर्बत पे काबू पा लिया। सर, आपकी बातों से काफ़ी हौसला मिल रहा है, मगर आपको हमारी जो मुल्क चलाने वाले हैं हमारे, उनका मिजाज ऐसा लगता है कि वो अब ये फ़ैसला करेंगे कि नहीं यार 20 साल में हमें ख़ुद को बदलना है? फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ी रोशनी नज़र भी आती है। अच्छा। मेरा ख़्याल है जो एनर्जी सेक्टर है उसमें सीरियस एफ़र्ट्स हो रहे हैं इसको, जो मामलात बिगड़े हैं उसको ठीक करने के। चले सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और आपने काफ़ी हौसला अफ़ज़ा बातें भी की और इस्लाह की बातें भी की, और ख़ास तौर पर आपने जो अगले 20 साल के लिए एक नक्शा खींचा है कि ये हो सकता है, तो बहुत से लोगों जो यहाँ से जो है वो नाउम्मीद हो चुके थे, उनके दिल में भी उम्मीद की किरण जागी होगी। अल्लाह करे कि ऐसा हो। तो इंशाल्लाह सर दोबारा भी आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू। शुक्रिया।